नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं हिंदुस्तान में भेद फैलाने के तमाम षड्यंत्र जो चल रहे हैं, उसमें एक और चंद्र ने दोबारा अपना सर उठाया है और इस षड्यंत्र को अब टीवी सीरियल के द्वारा लोगों के सामने लाने की तैयारी हो चुकी है, बल्कि सीरियल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मुद्दा है आर्य और द्रविड़ का। दक्षिण भारतीयों को द्रविड़ कह के, आर्य जो बाहर से आए ऐसा बता के देश में दो बड़े समुदायों के बीच भौगोलिक दृष्टिकोण से और वंशिक दृष्टिकोण से भेद करने का यह षड्यंत्र वैसे तो ब्रिटिशों ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ये कभी इसको पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तमाम प्रकार की पब्लिसिटी के लिए और अपने प्रकाशनों को, पुस्तकों को पब्लिसाइज करने के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। अब ये पीढ़ी भले ही इसके दुख दर्द को और अतीत को नहीं जानती हो, लेकिन उनको फिर से जगाने, उनमें भेद पाड़ने के लिए स्टार प्लस पर एक आरंभ नाम का सीरियल आ रहा है और यह सीरियल हिंदुस्तान में क्या दोबारा वही स्थिति निर्माण करेगा जो कभी आर्य और द्रविड़ के विवादों की थी। इसलिए आज के बिंदास में पूरे 1 घंटे तक आपके सामने हम इसी मुद्दे को लेकर रहेंगे। आपके कॉल ले, हमारे विशेष अतिथियों से बात करें, उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। अंग्रेज भारतीय इतिहास को हर तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते थे। भारत की मजबूती, उसकी सांस्कृतिक विरासत अंग्रेजों के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। हिंदुस्तान की उस ऐतिहासिक विरासत के सामने दुनिया की हर सभ्यता बोनी साबित हो रही थी। हिंदुस्तानी भी अपनी विरासत को लेकर संजो कर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चमकती विरासत को अब हर कोई खत्म करना चाहता था। ऐसी ही एक विरासत थी भारतीयों की द्रविड़ और आर्य विरासत। अंग्रेजों ने भारतीयों को बांटने के लिए द्रविड़ आर्य थ्योरी गढ़ी आजादी से पहले, क्योंकि आजादी के लिए भारतीय एकजुट हो रहे थे। एकजुट भारतीय अंग्रेज शासन के लिए डर बन गए। ऐसे में अंग्रेजों ने उत्तर और दक्षिण भारतीय लोगों को बांटने का षड्यंत्र रचा। अंग्रेजों ने कहा आर्य विदेश से आए थे और दक्षिण भारतीय यानी द्रविड़ को दास बनाया। ये न सिर्फ बड़े ही शातिराना और बुद्धिमत्ता से गढ़ा गया, बल्कि भारत में इसे ढालने के लिए हर षड्यंत्र रचा गया, जो अभी भी जारी है। अब मिशनरियों के पैसे से फिर आर्य द्रविड़ फेक थ्योरी को लगाया जा रहा है। एक एंटरटेनमेंट चैनल पर द्रविड़ आर्य क्लैश का शो शुरू हो गया है। अब फिर से आर्य द्रविड़ के नाम पर भारतीयों को बांटने की साजिश शुरू हो गई है। ऐसे में अब हमें आगे आकर ऐसी साजिशों का पर्दाफाश करना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत को कमजोर करने की और भी साजिशें शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्यों भारतीयों को तोड़ने और उन्हें अपनी प्राचीन जड़ों से काटने का षड्यंत्र शुरू हो गया है? क्या दुश्मनों को लग रहा है कि भारत एक बार फिर मजबूती की ओर बढ़ रहा है? क्या भारतीय फिर से अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या भारतीयों और भारतीय संस्कृति का रुतबा दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दुश्मन घबराने लगे हैं? क्या संस्कृतियों की लड़ाई में भारतीय संस्कृति एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ साबित हो रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। भारतीय संस्कृति की आधुनिकता और सार्वभौमिकता लोगों को अपना दीवाना बना रही है। ऐसे में लग रहा है भारतीय संस्कृति के खिलाफ धर्मयुद्ध तेज हो गया है। लेकिन अब हमें ऐसे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना होगा। देश और दुनिया को बताना होगा कि हम क्या हैं और क्यों हमें सर्वश्रेष्ठ माना गया था, और हम हैं भी। अब हमारे साथ लेखक और इतिहासकार डॉक्टर भगवान सिंह जी जुड़े हैं। भगवान सिंह जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या दोबारा ये जो पिछली 1-2 पीढ़ियां है, ये आर्य द्रविड़ संघर्ष को भूल चुकी है? हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जाति, भाषा, प्रांत और तमाम मार्गों से विभाजन करने, लोगों में फूट पाड़ने और राज करने का जो प्रयास विदेशी शक्तियों द्वारा हो रहा है, उसमें ये दोबारा द्रविड़ आर्य विवाद आया है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, एक लंबी कहानी है इसकी, और इसके पीछे मोदी विरोध उतना नहीं है जितना क्रिश्चियनिटी का जो हमारा वनांचल है उसके निवासियों को कन्वर्ट करने की योजना है। वे द्रविड़ और आर्य करके या आर्यों का आक्रमण दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर सारा देश तुम्हारा था और तुमको उससे वंचित किया गया, और इसलिए ये तुम्हारे शत्रु हैं, और शत्रु हैं तो तुम हमारे साथ आ जाओ, तो हमारा धर्म
कबूल कर लो, तुमको सारे फायदे हैं। तो ये एक वातावरण तैयार करने का है और वो करते रहेंगे। इसमें मोदी विरोध उतना नहीं है। ये इत्तेफाक है कि इसी समय ये शक्तियां, जब उनका फंड वगैरह बाहर से जो आता था उस पर रोक लगी है तो उत्तेजित हो गए हैं, मेरा ख्याल है। लेकिन मतलब जैसे कन्वर्जन करने के लिए इसको क्रिश्चियन मिशनरी एक षड्यंत्र के रूप में लाया जा रहा है। लेकिन देश में विभाजन करने के इस वक्त तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसमें भी इसका उपयोग होगा ही। ये होगा। देखिए, आर्य जो शब्द है वो किसी जाति का सूचक नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। आर्य का मतलब होता है, और शुरू से सबको पता था, भारत के लोगों को भी, पश्चिम के अध्येताओं को भी पता था कि आर्य किसी जाति का नाम नहीं है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसका प्रयोग होता था जैसे आज श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठी के लिए जैसे हम श्रेष्ठ, सेठी वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से एक ज़माने में आर्य शब्द का प्रयोग होता था। इसका प्रयोग तो रामायण काल में भी हुआ है, बनियों के लिए होता था। फिर मैं बता रहा हूँ पूरा, आप समझ लें कि इसके साथ ही साथ किसी भी तरह का श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ चीज़, प्रिय चीज़ इसके लिए होता था। जैसे आर्य सत्य, आर्या छंद, या आर्यपुत्र मणि सम्मानजन के लिए अपनी पत्नी पुरुष को कहती थी। आज भी उसी तरह का प्रयोग होता है। सजनवा या सजना मतलब होता है सज्जन, और वो पति के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसी तरह से आर्यपुत्र का प्रयोग होता था, लेकिन कभी भी किसी जाति के लिए नहीं हुआ, बनियों के लिए हुआ है। श्रेष्ठी का बाद में भी प्रयोग होता रहा है, और ऋग्वेद के टाइम पर भी। और ये जिन जिन देशों में फैले, अपनी बस्तियां बसाईं, जैसे अफ़गानिस्तान था, उसका नाम आर्याना था एक ज़माने में, वहाँ जा कर के उन्होंने बस्तियां बसाई थी, काजुलकुम वगैरह में। इसी तरह से फिर आगे बढ़ कर के सेंट्रल एशिया में वो अरनबैजो आप जानते हैं, ईरान का मतलब भी आर्यों का स्थान है। आर्मीनिया आर्यों का देश, यहाँ तक कि मैस्कुलर का कहना था कि आयरलैंड में भी आर्य शब्द का दर्शन किया जा सकता है। तो ये जो श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ होनी, जहाँ जहाँ इनकी अड्डे बने या उपकेंद्र बने, वहाँ वहाँ के क्षेत्रों के लिए, यानी बस्ती के लिए आर्य स्थान का प्रयोग हुआ, और वो फैल करके पूरे देश के लिए प्रचलित हो गया। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हम नजर डालते हैं क्या है आर्य और द्रविड़। देखिए, आर्य कौन है, द्रविड़ कौन है, आर्य कौन कहलाते हैं? वो कहते हैं आर्य भारत के निवासी नहीं थे, आर्यों ने तो भारत पर आक्रमण किया, द्रविड़ को दास बनाया इन्होंने। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। आर्य भी भारतीय थे और द्रविड़ भी भारतीय है। ना तो आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और ना ही द्रविड़ दास थे। जी हाँ, देश में अभी भी गलत लिखे हुए इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। दरअसल आर्य शब्द कोई जातिवाचक शब्द है ही नहीं, आर्य तो गुणवाचक शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य वो कहलाते हैं जो भूमि पर सत्य, अहिंसा, पवित्रता और परोपकार आदि व्रतों को विशेष रूप से धारण करते हैं। आर्य शब्द री धातु से बना है, जिसका मतलब गति प्रापणयो है, यानी ज्ञान और गमन पाने और दिलाने वालों को आर्य कहते हैं। यानी आर्य वे हैं जो ज्ञान संपन्न हैं, जो सन्मार्ग की ओर सदा गति करने वाले पुरुषार्थी हैं और जो ईश्वर व परमानंद पाने की ओर अग्रसर होते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी बलवान, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर के ऐश्वर्य का स्वामी, उत्तम गुणयुक्त, सद्गुण परिपूर्ण माना जाता है। वेद, रामायण, महाभारत, गीता में आर्य शब्द को गुणवादी माना गया है। रामायण बालकांड में आर्य शब्द आया है। श्री राम के उत्तम गुणों के बारे में वाल्मीकि ने रामायण में नारद मुनि से कहा, आर्य सर्व समस्याम सोमवत प्रियदर्शनः, यानी श्री राम आर्य, धर्मात्मा, सदाचारी, सबको समान दृष्टि से देखने वाले और चंद्र की तरह प्रिय दर्शन वाले थे। किष्किंधा कांड में बाली का वध होने पर उनकी पत्नी बाली को आर्य पुत्र कहकर विलाप करती हैं। वहीं श्रीमद् भागवत गीता में आर्य शब्द 8 गुणों से युक्त व्यक्ति के लिए बोला गया है, जो ज्ञानी हो, सदा संतुष्ट रहने वाला हो, मन को वश में रखने वाला हो, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दानी, दयालु और नम्र गुण वाला हो। लेकिन हमारे इतिहास लिखने वालों ने आर्य शब्द की परिभाषा ही बदल दी। वैदिक इंडेक्स के लेखकों ने वेदों की ही गलत व्याख्या कर दी।
वैदिक इंडेक्स के लेखकों ने गलत संदर्भ के जरिए वेदों में आर्य और द्रविड़ युद्ध की परिकल्पना कर दी। वेदों में दासों के साथ युद्ध करने की बात तो मिली है, लेकिन ये मानवीय नहीं बल्कि प्राकृतिक युद्ध है, जैसे इंद्र और वृत्र का युद्ध है। इंद्र बिजली का नाम है, जबकि वृत्र मेघ का नाम है। इन दोनों का परस्पर संघर्ष प्राकृतिक युद्ध जैसा है। यास्कराचार्य ने भी निरुक्त 2/16 में इंद्र वृत्र युद्ध को प्राकृतिक माना है। इसलिए वेदों में जिस भी स्थान पर आर्य दस्यु युद्ध की कल्पना की गई है, उन स्थानों को प्रकृति में होने वाली क्रियाओं को उपमा अलंकार से दर्शित किया गया है। उसके वास्तविक अर्थ को न समझकर जानबूझकर वेदों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आर्य द्रविड़ के विभाजन को सही साबित करने के लिए ऐसे षड्यंत्र वेदों के साथ भी रचे गए। सरस्वती नदी जो 2000 ईस्वी पूर्व सूख गई थी, उसके मिले अवशेषों की खोज ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि सरस्वती घाटी की सभ्यता हजारों साल पहले एक ही विकसित सभ्यता थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुलता से गुणगान है, जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती है। वास्तव में सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यताएं इसके प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वो एक ही सभ्यता के अलग अलग रूप थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण केरल के एडक्कल और तमिलनाडु में भी मिले हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार A.R. राघव वेरियर के अनुसार एडक्कल गुफाओं में मिला घड़ा सिंधु सभ्यता के अवशेषों से बिल्कुल मिलता जुलता है। सिंधु लिपि के इन चिन्हों के भारत के कई क्षेत्रों में मिलने से ये बात तो साबित हो गई कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ समान सभ्यताएं विकसित थीं। हर प्रमाण आर्य द्रविड़ विभाजन करने वालों का पर्दाफाश कर रहा है। द्रविड़ भाषा का नहीं है। तमिल में द्रविड़ शब्द नहीं बन सकता, क्योंकि असवर्ण संयोग नहीं होता उसमें। संस्कृत के लोग तमिल का प्रयोग द्रमिल या द्रविड़ के रूप में करते थे, और वहां से द्रविड़ शब्द का प्रयोग शुरू हो गया। ये संस्कृत के विद्वानों द्वारा हुआ। तमिल के लोग अपने लिए द्रविड़ का प्रयोग नहीं डॉक्टर साहब, इस थ्योरी को हम पर थोपने वाले तो ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा आर्य बाहर से लेके आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि संस्कृत भाषा की जड़ें कहाँ हैं, वो बोली कहाँ है जहाँ से संस्कृत भाषा का विकास हुआ। वो बोली भारत में है। बिल्कुल। और उस पर मैंने, और अगर लेने वाले वहां से लेके आते तो वहां से भी आप आज भी बोलने वाले होते। कोई तो साहित्य होता, कोई ग्रंथ होते, कुछ ना कुछ होता। वहाँ उसकी जड़ें नहीं है। इसलिए परिपक्व भाषा जब हो गई है, देखिए भाषा दो तरह से होती है। भाषा का विकास होता है, एक बोली से उच्च भाषा की तरह उसका बार बार संस्कार होता है, परिपक्वता आती है, दोष मार्जन किया जाता है। संस्कृत का मतलब होता है सुधारी हुई भाषा। सुधारी हुई भाषा का मतलब है जो अपरिष्कृत भाषा थी, पहले से थी, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, उसको मानक भाषा बनाया गया। बिल्कुल। तो जो अपरिष्कृत भाषा थी वो तो बोली थी, बोली से जन्म हुआ संस्कृत का। जब संस्कृत का रूप ले लिया, साहित्य का, व्यापार की भाषा बन गई, तब जाकर के उसका विस्तार हुआ दूसरे देशों में। तो उस परिपक्व भाषा का पूरे भारोपी क्षेत्र में विस्तार हुआ, न कि बोलियों का हुआ। बोलियों के शब्द गए। जैसे आप देखिए, तमिल का शब्द है वन, उन्र, एक के लिए उन्र शब्द का प्रयोग होता है। और वन कैसे चला गया अंग्रेजी में? तो ये जो लोग थे उसमें अलग अलग किस्म के द्रविड़ भाषा बोलने वाले भी थे। व्यापारियों के उसमें कोई नौकर था, चाकर थे, उनके सेवक थे, वो स्वयं मालिक थे। तो ये पूरा जत्था जो जाता था, मैं आपको एक ऋचा बताऊं। स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाव्य। हम सूर्य और चंद्रमा जैसे अपने पथ पर चलते हैं, उसी तरह से कल्याण पूर्वक बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी यात्रा पथ पर पहुंचे हैं। ये यात्रियों का वो है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हमारे साथ कई कॉलर वीडियो उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि स्क्रीन पर इस वक्त हम स्टार प्लस, साथ में इस सीरियल का प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन हाउस, और साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिनको कि आपने कॉल करके ये पूछना चाहिए कि क्या ये सीरियल जो आया है ये हिंदुस्तान में भेद पैदा करने और पुराने एक षड्यंत्र को दोबारा भूत के तौर पर जगाने का प्रयास तो नहीं है। क्या ये हिंदुस्तान की संप्रभुता,
यहाँ की शांति भंग करने के लिए किया गया कोई षड्यंत्र तो नहीं है। आपके मन में जो सवाल है, ये सवाल का जवाब देना चैनल का, प्रोडक्शन हाउस का और इसकी आपके विचारों की रक्षा करने का काम और टीवी के द्वारा होने वाले षड्यंत्र को रोकना का काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय का। इसलिए इन तीनों का कांटेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी हम आपके सामने चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाए, पूछे, जवाब मांगे और अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर इसको तुरंत बंद किया जाए। आज तक द्रविड़ आर्य इस शब्द का उच्चार जब भी किया गया, कोई मुद्दा उठाया गया तो निश्चित तौर पर वो भेद के लिए उठाया गया है। ऐसे समय में जबकि अब ये रिलेवेंट है, इसका कोई अब उपयोग नहीं है, ऐसे में कितनी मेगा सीरियल इसको लेकर क्यों आ रही है, यह सवाल जरूर बनता है। आर्य द्रविड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर नजर डालते हैं। अब तो विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि द्रविड़ और आर्यों के पूर्वज एक ही थे, यानी उत्तर और दक्षिण भारतीय एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। ऐसे में भारत के इतिहास से खिलवाड़ करने वालों का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन अभी भी भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अमेरिका और भारत के साझे आनुवंशिक अध्ययन ने इतिहास को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दिया है। शोध से जुड़े सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के पूर्व निदेशक लालजी सिंह कहते हैं इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है। लालजी सिंह कहते हैं उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों की जीनोम में कोई अंतर नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि भारत की प्राचीन जनसंख्या के जीनोम में कोई अंतर नहीं है, यानी उत्तर और दक्षिण भारत की प्राचीन जनसंख्या के जीन एक समान थे। वहीं CCMB के वरिष्ठ विश्लेषक कुमार समय थंगराजन ने कहा है कि आर्य और द्रविड़ सिद्धांत के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। शोध में भारत के 13 राज्यों की 25 विभिन्न जाति समूहों से 132 लोगों के जीनोम में 5 लाख आनुवंशिक मार्करों का विश्लेषण किया गया। इन सभी लोगों को 6 अलग अलग भाषा परिवारों, ऊंची नीची जातियों और आदिवासी समूहों से लिया गया। इस शोध में CCMB, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और MIT के शोधार्थियों ने भाग लिया। वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 12,000 भारतीयों पर 4 साल के अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला कि सभी प्राचीन भारतीयों के जीनोम एक समान हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने शोधों के आधार पर 6 अक्टूबर 2005 के BBC के कार्यक्रम में पहुंचकर आर्य द्रविड़ युद्ध की धज्जियां उड़ा दी। ये सिद्धांत न सिर्फ गलत था बल्कि भारत के समुदायों के बारे में भी गलत बताया गया, लेकिन भारत सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुली। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे, बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर भगवान जी, जिस प्रकार से इसके वैज्ञानिक तथ्य भी यह साबित करते हैं कि यह थ्योरी गलत है, DNA भी यह साबित करता है कि यह गलत है, ऐसे में फिर भी बार बार इसको कैसे प्रस्तावित किया जाता है? प्रस्तावित जब कुछ लोगों का निहित स्वार्थ रहा है ये दिखाने में कि प्राचीन भारत पिछड़ा हुआ था। आप जानते हैं पाकिस्तान बनने के बाद भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता था उसमें हिंदुओं को बहुत गर्वित दिखाया जाता था। 70 के बाद लगभग नूरुल हसन साहब जब आए और उन्होंने पूरा का पूरा जो इतिहास लिखवाया उसमें ठीक उसी तरह से गर्वित दिखाया गया प्राचीन भारत को, आक्रामक के रूप में और वसी के रूप में। तो वह जो पाकिस्तान वाली भारत दृष्टि थी उसको नूरुल हसन साहब के ज़माने में हिंदुस्तान का टेक्स्ट बना दिया गया और वहाँ से और वो लिखवाया गया। हमारे हिंदू सारे लेखक मध्यकाल से लेकर के प्राचीन भारत के सब हिंदू हैं। उस समय कोई मुस्लिम राथर नहीं मिलता क्योंकि उससे उनकी पकड़ में आ जाती। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने सारा इनको भरपूर पैसे दे करके और इनसे लिखवाया। बिल्कुल, इतिहास हमेशा जो शासक होता है, राजा होता है, उसके प्रभाव में लिखा जाता है और चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास कभी भी शौर्य
उसका नहीं दिखाता जो जनता है, जो आम व्यक्ति है, जो सत्य है, बल्कि आक्रमणकारियों ने लिखा हुआ इतिहास हमेशा आक्रमणकारियों का ही गुणगान करता है। क्यों और कैसे लिखा गया ये झूठा इतिहास, इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने शस्त्र से दबा तो दिया, लेकिन इसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1833 में मैकाले ने कहा था, जब तक हम भारत के लोगों की सांस्कृतिक विरासत को नहीं तोड़ देते, तब तक हम भारत पर बिना विरोध के लगातार राज नहीं कर सकते। ऐसे में अब भारत में मैकाले पद्धति पर काम शुरू हो गया। 1866 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बैठक में पहली बार आर्य आक्रमण का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया, मध्य एशिया से होते हुए आर्य हिंदकुश और ईरान तक पहुंचे। यही नहीं, इसमें बताया गया कि भारत के मूल निवासियों, जिनको द्रविड़ बताया गया, को खदेड़ते हुए भारत पहुंचे। आर्य प्रस्ताव में एक और षड्यंत्र रचा गया कि आर्यों की एक धारा भारत पहुंची तो ऐसे ही दूसरी धारा यूरोप की ओर गई। यही नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जिस प्राचीन सभ्यता के दर्शन हुए, उसे आर्य आक्रमण से ध्वस्त हुई द्रविड़ सभ्यता बताया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत गवर्नर एफिंटन ने 1841 में लिखी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि ना तो वेदों में और ना ही मनुस्मृति में ये लिखा है कि आर्य भारत के बाहर से आए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सुनियोजित झूठ का तुरंत जवाब दिया गया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रकाशित अपने ग्रंथ में कहा, संस्कृत के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आर्य ईरान से आए और भारत की जंगलियों पर विजय पाकर भारत के राजा बने। वहीं स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा, आपके यूरोपियन पंडित बोलते हैं आर्य विदेश से आए, भारत की भूमि छीनकर और उनका नरसंहार करके यहाँ बस गए। ये सब मूर्खतापूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में प्रकाशित किताब शूद्र कौन है में लिखा है, वेदों में किसी आर्य नामक नस्ल का उल्लेख नहीं है। वेदों में कहीं ऐसा सबूत नहीं है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और दासों को पराजित किया। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आर्य दास और दस्यु भिन्न नस्ल के थे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़ चुके हैं, हम कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर के बाद हम भगवान दास जी के पास भी चलेंगे। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। सर मैं कशिश बोल रही हूँ। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि ये जो षड्यंत्र है वो सब मिशनरियों के द्वारा किया गया है कि हमारे देश में आपसी मतभेद हो, इसलिए ये सब किया गया है। और आर्य और द्रविड़ तो भारत के ही निवासी हैं, कहीं और से नहीं आए थे। बिल्कुल, बल्कि ये दो अलग है ही नहीं। इसको जिस प्रकार से भेद करने के लिए प्रस्तापित किया गया, उसी पे हमारी आपत्ति है। और इस फेल हुई स्टोरी को, थ्योरी को, षड्यंत्र को अब दोबारा ऐसे टीवी चैनल के द्वारा जिसकी परिणामकारक व्यूअरशिप है, और ये पहली बात नहीं है, पहले भी और अभी भी इस वक्त दुनिया के सारे देशों में एंटरटेनमेंट के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, साहित्य के द्वारा, यहाँ तक कि छोटे मोटे SMS और व्हाट्सएप के द्वारा भी सांस्कृतिक आक्रमण होता है, बुद्धिभेद होता है, षड्यंत्र चलते हैं। और ये तो मेगा सीरियल है। इस मेगा सीरियल में अगर यही सब कुछ होना है तो हिंदुस्तान का नुकसान तय है। तो मैं दर्शकों से अपील करता हूं, अगर देश का नुकसान नहीं चाहते, धर्म का नुकसान नहीं चाहते, हमारी शांति को भंग होने देना नहीं चाहते, तो इसके खिलाफ बोलिए। स्क्रीन पर चढ़ रहे इन तीनों नंबरों पर आप एक कॉल करके आपकी प्रतिक्रिया हमको जैसे दे रहे हैं, वैसे आगे 3 कॉल करिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को, टीवी सीरियल के प्रोडक्शन को और इस सीरियल को चलाने वाले टीवी चैनल को भी। सारा डिटेल आपके सामने। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ। सर, ये सारा षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा रचा गया है ताकि भारत कभी आजाद ही ना हो सके। विचारधाराओं में ही फंसा रहे, जाति, ऊंच नीच, इन सब में ही फंस के रह जाए, कभी आगे ही ना बढ़ सके। और आज तक ऐसा हो रहा है। बिल्कुल भगवान जी, हम आपके द्वारा दर्शकों को ये जानना चाहते हैं, क्या 1857 के उस स्वतंत्रता समर के बाद ब्रिटिशों ने जो चिंतन किया उससे इसको बाहर निकाला गया है, या ये पहले से ही ब्रिटिशों ने इसको प्लान करके लाया? देखिए, जिस दिन से पश्चिम को ये पता चला कि भारत में एक बहुत परिष्कृत भाषा है और उस भाषा से ही यूरोप की सारी भाषाओं का संबंध है, इसके साथ ही साथ जब संस्कृत साहित्य से उनका परिचय हुआ, विशेषतः मेघदूत से, शकुंतला से
उपनिषदों से, तो उससे पश्चिम में एक भारत की लहर दौड़ पड़ी। शोपेनहावर, गेटे, तमाम सारे विद्वान, जो रोमांटिसिज्म का पूरा दौर, और वह दौर आज तक चलता रहा है, जो ये अस्तित्ववाद है, उसमें भी उसकी छाया रही है। जैसे थिंग इन इटसेल्फ और थिंग फॉर इटसेल्फ वगैरह की जो कल्पनाएं हैं, वो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है और आभास क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इससे जुड़े हुए सवाल हैं, उनका विकास हुआ है। तो ये बहुत गहराई तक पश्चिमी थिंकिंग को उसने प्रभावित किया, लेकिन इससे उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई, बिल्कुल हीनता भावना आई। तो उसको रिएक्ट करने के लिए 3 तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। एक तो विलियम जो जेम्स मिल ने, जो कि मिशनरी पहले बनना चाहते थे, बाद में जाकर के एथिस्ट हो गए, उन्होंने एक इतिहास लिखा जिसमें ये दिखाने की कोशिश की कि जो विलियम जोन्स इत्यादि ने भारत की संस्कृति की जो श्रेष्ठता का बखान किया है, वो सारा गलत है, और वो गर्हित सभ्यता थी, पिछड़ी हुई सभ्यता थी। श्रेष्ठता सभ्यता का जन्म जो है पश्चिम में हुआ। विलियम मिल ने एक दावा ही किया था कि ऑल थियरीज फ्रॉम दी वेस्ट। तो अब जब तुम हुक्म दे करके सारी चीजें पश्चिम से निकालोगे, तो उसमें भाषा भी निकालोगे, लोग भी निकालोगे, सब निकालना पड़ेगा, संस्कृत भी निकालोगे, लेकिन ये डिक्टेटरशिप की वो है। अच्छा, उसी तरह से उनके गुरु थे एक स्टुअर्ट डुगलस, वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनसे दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, बड़े बड़े फिलासफर थे वो। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत और ग्रीक दोनों इतनी मिलती जुलती हैं, जो हमने समझा है अभी तक, कि ये किसी तीसरी भाषा की औलाद नहीं हो सकती। या तो संस्कृत ग्रीक की औलाद है, या ग्रीक संस्कृत की औलाद है। संस्कृत वाले यूरोप में आए नहीं, और ग्रीक यानी अलेक्जेंडर के ज़माने में गए, तो हिंदुस्तान के धूर्त ब्राह्मणों ने उसको, ग्रीक को आधार बना करके संस्कृत भाषा की रचना कर दी। तो इस हद तक प्रचार करते रहे, भीतर से बहुत आहत थे कि ये सुपीरियरिटी जो इंडियन कल्चर की वहाँ साबित हो रही, भारत की संस्कृति का, उससे भीतर से आहत थे, छटपटाहट थी। उसके रिएक्शन में उन्होंने ये कोशिश की कि अधिक से अधिक कि हम काले बंगालियों की संतान न सिद्ध हों, उनकी भाषा हमारे पर ला दी गई है, ये न हो, तो उसको हटाते मूल मुद्दा यहाँ के लोगों को, खास करके गिरी कंदरा में रहने वाले लोगों को, दक्षिण के लोगों को, हम जिनको लोग आदिवासी कहते हैं, हम जिनको वनवासी कहते हैं, ऐसे लोगों को बरगलाने के लिए, और जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था, धर्मांतरण आसान करने के लिए, बुद्धि भेद करने के लिए, समाज भेद करने के लिए, भौगोलिक भेद करने के लिए इस षड्यंत्र का उपयोग हुआ। उसी षड्यंत्र पर टीवी सीरियल, उसी षड्यंत्र पर तमाम पुस्तकें, उसी षड्यंत्र पर पुस्तक, उसी षड्यंत्र पर पिक्चर, ऐसी तमाम बातें अगर दोबारा उसी गति से शुरू हो जाएगी, तो शुरू में तो हम कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, एक सीरियल है, बस छोड़ दीजिए। लेकिन ये थियोरी जब दिमाग में जाके बैठ जाती है, तो समाज को भेदने के लिए पर्याप्त काम करती है। ऐसा काम भले ही हिंदुस्तान में यशस्वी तरीके से वो कर ना पाए हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में फिल्मों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा, पुस्तकों, साहित्यों के द्वारा भी हुआ है। और इसलिए इस षड्यंत्र का विरोध करना जरूरी। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन 10 सवाल चला रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इस थ्योरी पर, जो बिंदास के 10 सवाल है उस पर। क्या आर्यों ने कभी भारत पर आक्रमण किया था? द्रविड़ आर्यों के बीच भारत को बांटने वाले कौन हैं? क्या हमारे इतिहास के खिलाफ आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं? द्रविड़ आर्यों का जीनोम एक समान क्यों है? अंग्रेजों ने क्यों किया भारत के इतिहास से खिलवाड़? अंग्रेज भारत को सांस्कृतिक गुलाम क्यों बनाना चाहते थे? क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? भारतीय प्राचीन सभ्यताओं को क्यों कमजोर दिखाया गया? आजादी के बाद की भारत सरकारों ने गलत इतिहास क्यों नहीं बदला? भारत के कुछ इतिहासकार गलत इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं?
इस थ्योरी को प्रस्तावित करने वाले, इस पर लेख लिखने वाले, पुस्तकें लिख चुके और भाषण देने वाले तमाम लोगों को जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमने आज के शो में गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। लेकिन उनको पता है कि सुदर्शन पे एक कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ का रिसर्च, इनकी कमिटमेंट और जो बात सुदर्शन करता है उस पर उनका झूठ नहीं टिक सकता। इसलिए एक भी लेफ्टिस्ट या आर्य द्रविड़ इस विवाद को हमेशा आग लगाने वाले, कोई आग लावे विचारक हमारे शो में नहीं आए। मैं अभी भी उनको आह्वान करता हूं कि अगर आप आने को तैयार हैं या कोई भी हिंदुस्तान में आर्य द्रविड़ इस पर बात करना चाहता है तो हम दोबारा बिंदास बोल करेंगे, आपके सामने घंटों का शो करेंगे। आप चाहेंगे तब तक बात करेंगे, लेकिन इस थ्योरी को हम नकार के दिखाएंगे। यह सब कुछ क्यों किया जाता है, इसके कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए कारण। भारत की सांस्कृतिक एकता से डरे विरोधी। भारत की सांस्कृतिक एकता भारतीयों को एक साथ बांधे रखती है। ऐसे में भारत को तोड़ने के सपने देखने वाले सांस्कृतिक एकता से घबराए हुए हैं। अब भारत की सांस्कृतिक एकता को ही तोड़ना भारत को तोड़ने का एकमात्र उपाय है। आर्य द्रविड़ थ्योरी को फिर जीवित करने की कोशिश। अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए द्रविड़ आर्य थ्योरी को तैयार किया, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से भारत की एकता को खत्म किया जाए। अगर भारत की एकता खत्म हो गई तो फिर हम भारत पर सदियों तक राज कर सकते हैं। सीरियल बनाने में मिशनरियों का पैसा लगता है। आज ऐसे सीरियल तैयार किए जा रहे हैं जो भारतीयों को अलग अलग दिखा सकें। इससे भारतीय एकजुट नहीं हो पाएंगे और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहेंगे। भारत को पंथों, जातियों और धर्मों में बांटने की साजिश। जब भारतीय द्रविड़ और आर्य के नाम पर नहीं बटे तो भारतीयों को अलग अलग पंथों में बांटने की कोशिश होने लगी। ऐसे में लोग भी धर्म और जाति के आधार पर लड़ने लगे। भारतीय सभ्यताओं को नीचा दिखाने की कोशिश। भारतीय प्राचीन सभ्यताएं सबसे आधुनिक थीं। इन आधुनिक सभ्यताओं से ही दुनिया में आधुनिकता की हवा चली। ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि भारतीय कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। भारतीय सभ्यताओं को नीचा दिखाने के लिए कई तरह के प्रयास अभी भी जारी हैं। कारणों के साथ साथ अभी तक हमने परिणामों पर भी बात करना अभी शुरू करते हैं, इसलिए परिणाम भी देखते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, झूठी द्रविड़ आर्य थ्योरी को फिर से आगे बढ़ाया जाता रहेगा। जो झूठी द्रविड़ आर्य थ्योरी तैयार की गई उसे फिर से आगे बढ़ाने की साजिश होने लगी है। पैसे के दम पर फिर से इस थ्योरी को लाने की कोशिश हो रही है। देश के इतिहास से छेड़छाड़ होती रहेगी। वैसे तो हमारा काफी इतिहास ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसे लिखने वाले अंग्रेज थे। तो ऐसे में अंग्रेजों के षड्यंत्र कैसे कम होने वाले हैं। हमें आगे आकर इतिहास के गलत अध्यायों को हटाना होगा। भारत का असली इतिहास सामने नहीं आ पाएगा। भारत का असली इतिहास बेहद प्रभावशाली रहा है। कई इतिहासकारों का तो मानना ही है, कई इतिहासकारों का तो मानना ही यही है, कई इतिहासकारों का तो मानना ही ये है कि इतिहास की शुरुआत ही भारत से होती है। लेकिन भारत को तोड़ने वाले हमेशा इस इतिहास को खत्म करना चाहते थे। युवाओं को सही इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाएगी। युवाओं को अंग्रेजों के लिखे इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। आज भी हमें कुछ लोग सांप सपेरे वाला देश ही बताते हैं, क्योंकि हमें दुनिया के सामने ऐसे ही पेश किया गया था अभी कुछ दिन पहले तक। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सही इतिहास पढ़ाना होगा। भगवान जी, इस सारे थ्योरी के परिणाम आप क्या देखते हैं? देखिए, ये मामला सुलझा हुआ है। आज दुनिया का कोई भी आदमी नहीं मानता, स्कॉलर जो कहा जा सकता है, कोई भी नहीं मानता कि भारत पर आर्यों का या किसी का आक्रमण हुआ था। आज सभी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध भारत उसी भाषा से है, संस्कृत से, जिसमें वेद लिखा गया था। जो दुनिया के पहले, अभी 20 साल पहले जिनकी थिंकिंग थी कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य इसकी पहचान ये आर्कियोलॉजी में हो रही है, उन सभी लोगों ने अपने विचार बदल दिए और सभी मानते हैं कि आर्य आक्रमण जैसी थीसिस गलत है। अब उसको नए सिरे से उठाना इसलिए क्योंकि उनका जो मकसद है वो केवल विभाजन से ही पूरा हो सकता है। बिल्कुल, अरे विभाजन करने के लिए इस विचार को बार बार लोगों के सामने लाना जाना जरूरी है। और इसी का ये परिणाम है कि एक मेगा टीवी सीरियल
लेकर आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, स्क्रीन पर चल रहे उन लोगों के नंबरों को, मंत्रालय को भी आप संपर्क करें। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं, जो भगवान जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, कॉलर भी कह रहे हैं, वीडियो में भी आ रहा है, आखिर ब्रिटिशों ने इस थ्योरी को क्यों लाया। देखिए, दरअसल अंग्रेज भारत को सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज भारत की आने वाली पीढ़ियों को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से काटना चाहते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने इतिहास में लिखा, आर्य आक्रमण के अनुसार भारत का कोई सांस्कृतिक इतिहास है ही नहीं। भारत में सभी संस्कृतियों को विदेशी आक्रमणकारी ही लेकर आए। अंग्रेजों के अनुसार भारत सांस्कृतिक देश न होकर विदेशी संस्कृतियों का समूह है, न कि देश। कुल मिलाकर अंग्रेज भारत की सांस्कृतिक विरासत को बदलने का लगातार प्रयास कर रहे थे। एक ओर हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर, तो दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण भारत में फूट डालकर एक छत्र राज करना चाहते थे भारत पर। ऐसे में अंग्रेज भारत की युवा पीढ़ी को उनकी जड़ों से दूर ले जाना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत की हर सांस्कृतिक विरासत को तोड़ना शुरू कर दिया। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत ही भारतीयों को भारतीयता से जोड़े रखना चाहती थी। ऐसे में अंग्रेज हर तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत पर हमला कर रहे थे। भारत का इतिहास लिखने के लिए अंग्रेजों ने कभी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के आलीशान कमरों में बैठकर इतिहास लिखने के नाम पर षड्यंत्र किया गया। इस षड्यंत्र को दुर्भाग्य से आजादी के बाद की सरकारें भी अपनाती रहीं, क्योंकि इन सरकारों में भारत के इतिहास को नए तरीके से लिखने वाला कोई था ही नहीं। ज्यादातर लोग आजादी के बाद की सरकारों में अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित रहे। ऐसे में भारत के इतिहास का पुनर्लेखन मुश्किल होता चला गया। लेकिन देश में अब ऐसी सरकार है जिससे देश उम्मीद करता है कि इतिहास को नए तरीके से तैयार किया जाए, जिससे देश को बांटने का षड्यंत्र खत्म हो सके। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे, बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आ रहे द्रविड़ इस विवाद को लेकर आ रहे टीवी सीरियल का, और इस टीवी सीरियल को स्टार प्लस पर जो आरंभ नाम से बताया जा रहा है, ये क्या है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या है ये पूरा विवाद? आखिर क्या मंशा है इस सीरियल को लाने के पीछे की? इस पर सवाल उठाते हुए हम जवाब चाह रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने इसको लाने का काम किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए हम शो कर रहे हैं। अगर वो आने को तैयार है तो हम उनके साथ दोबारा शो करने के लिए भी तैयार है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। देखिए सुरेश जी, आपने ये मुद्दा उठाया है, ये जो कोई मीडिया नहीं उठा सकता। बिल्कुल। और ये ऐसा है, और अपने सबसे बड़ा है कि एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया है अपने साथ में जिन्होंने पूरे इतिहास को आर्य द्रविड़ के बदल दिया, और देश में ही नहीं विदेश में भी। तो ऐसे लोग जब आपके साथ आते हैं तो इससे पता चलता है कि आप वाकई भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये षड्यंत्र केवल आजादी के पहले नहीं हुआ, यह 1857 के उस आजादी के आंदोलन के बाद प्रखर तौर पर तो किया गया ही, हेवी बजट के साथ किया गया ही, बड़े बड़े साहित्यकारों विद्वानों को खरीद कर लिखा गया ही। लेकिन आजादी के बाद भी इस षड्यंत्र को बार बार आपके सामने लाया गया। कैसे, कब, देखिए। दुर्भाग्यवश आजाद भारत में जो सरकार बनी वो अंग्रेज परस्त रही। देश के पहले शिक्षा मंत्री भारतीय इतिहास को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के बजाय दूर ले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब में आर्य आक्रमण को गलत साबित कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत की शिक्षा पद्धति से कांग्रेस सरकारों ने आर्य द्रविड़ अध्याय को नहीं हटाया। कांग्रेस शासन में इतिहास को बदलने की बात तो दूर, अगर किसी ने गलत इतिहास को बदलने की बात भी की तो उसे हिंदूवादी कह दिया गया। एनडीए शासन के दौरान तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने इतिहास के पुनर्लेखन का प्रयास किया। जोशी के इतिहास बदलने के प्रयास को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों, डिजाइनर, पत्रकारों, कुछ कांग्रेसियों और वामपंथियों ने ये कहकर हमला करना शुरू कर दिया कि जोशी शिक्षा में इतिहास का भगवाकरण करना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कई समाचार चैनलों और अखबारों में इतिहास पुनर्लेखन की बहस को संघ परिवार द्वारा प्रस्तुत बताया जाने लगा। अब जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेष वैदिक संस्कृति से
संबंधित सिद्ध हो चुके हैं, तो फिर क्यों अभी भी हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? क्या मौजूदा सरकार को गलत इतिहास के पन्नों को नहीं हटा देना चाहिए? भारत के सभी निवासी एक ही नस्ल के हैं, फिर क्यों भारत के लोगों को बार बार आपस में अलग अलग बताकर लड़ाया जा रहा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी विभाजकों को सही इतिहास पढ़ाया जाए। निसंदेह छद्म धर्म निरपेक्षतावादी इसे इतिहास का भगवाकरण कहकर चिल्लाएंगे। वैसे भी ये तत्व कब सच को स्वीकार करते हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि प्रकरण हो, राम सेतु हो, सरस्वती नदी या फिर समुद्र में डूबी द्वारिका की बात हो। राम जन्मभूमि को अदालत भी स्वीकार कर चुकी है। इन सभी को नासा ने सिद्ध किया है। कुछ लोग तो कहते हैं भारत की कोई ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं है। अर्थशास्त्री कौटिल्य, आर्यभट्ट या बारहमिहिर भी काल्पनिक हैं। जिस संस्कृत को दुनिया सर्वश्रेष्ठ और चमत्कारी भाषा मान चुकी है, उसे ये लोग कोई भाषा तक भी नहीं मानते। ऐसे में चिल्लाने वाले तो हमेशा चिल्लाएंगे ही, लेकिन देश को एक मत नहीं बनाया तो फिर हम कभी न कभी भारत के टुकड़े होते जरूर देखेंगे, क्योंकि इन सब का मकसद कभी भारत को सर्वश्रेष्ठ और संगठित होते देखना ही नहीं है। बिंदास बोल में भगवान जी के साथ हम दैत्यों के षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए आज के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे और आपके सामने तमाम सारे तथ्य रख रहे, जो तथ्य ये बताते हैं कि द्रविड़ और आर्य इस विवाद को कैसे आपके सामने रखा। भगवान जी के पास चलते। भगवान जी, क्या प्रमुख उपाय होने चाहिए इस षड्यंत्र पर कि एक ऐसा इस पर आघात किया जाए, वार किया जाए कि अब ये दोबारा कभी भी ये षड्यंत्र सामने आने का प्रयास न हो? उपाय? विद्वान आघात नहीं किया करते। मैं विद्वानों का ही आघात कह रहा हूँ। व्याख्या करते हैं और व्याख्या ही अपने आप में पूरे अंधकार को दूर कर देती है। बिल्कुल। मैं अकेला व्यक्ति था और सारे लोग संस्थाओं पर टिके हुए थे, बैठे हुए थे, सारी संस्थाओं पर उनका कब्जा था, सारे विश्वविद्यालयों पर कब्जा था। और जब यह पुस्तक आई तो उसके बाद पूरा का पूरा माहौल बदल गया एक पुस्तक से। बिल्कुल। और जबकि वह इसके लिए आप इतिहासकार भी नहीं अभिनंदन था। के पात्र है। हिंदुस्तान आपके इस उपकार को निश्चित तौर पर याद रखेगा। सच्चाई को सामने लाना झूठ का सबसे बड़ा जवाब है, चाहे उसके साथ पूरी अक्षौड़ी लगी रहे, सारी ताकत लगा दी जाए। इसलिए अगर लोगों को स्वयं अध्ययन करना होगा इस सच्चाई को जानने के लिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक शब्द है जो द्रविड़ में चलता है और फिर वही उत्तर भारत में चलता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है, फिर यहाँ से वहाँ जाता है। जैसे लीजिए आप तन्नीर, आपने सुना होगा, तन्नी पानी के लिए आता है। हाँ। तन और नीर उसमें है। तन मानी होता है तन, तन माने पानी, और तड़ाग मतलब क्या होता है? तड़ाग में भी वही शब्द पड़ा हुआ है, तन वाला, और जल भंडार। और फिर वहाँ से नीर और नीला, नीट, अंग्रेजी में भी नीट शब्द मिलेगा आपको। तो ये शब्द जो हैं एक जगह से जैसे चलता है, ये चलने के लिए तमिल में है पो, जाने के लिए पो, आने के लिए वा, इंगे वा अंगे पो। लेकिन पो जो पवन में क्या है? पवन चलता है। वाक में, अंग्रेजी के वाक में, वायु में, वारी में, ये क्या शब्द है? ये चलता है, प्रवाहित होता है। तो शब्द जब बांट के देखेंगे तो लगेगा कि वो द्रविड़ियन का है। बिल्कुल। हम इस पे एक अलग से कार्यक्रम ही करेंगे जो संस्कृत से निकली हुई तमाम भाषाओं की बात करें। भगवान जी, आज के कार्यक्रम में क्या सरकार को, वैसे तो हम हमेशा ही आह्वान करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या ये आह्वान किया जा सकता है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? इतिहास का पुनर्अध्ययन होना चाहिए। लेखन की जल्दी नहीं होनी चाहिए। लेखन लोग करते रहे और लेखन लिखा जा चुका है, उसको सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए इस पर बड़े पैमाने पर काम होने की जरूरत है। भगवान जी, हम आपके आभारी, आपने समय निकाला, आज के कार्यक्रम में आए। मित्रों, आज हमने आपके सामने ये जो मुद्दा रखा, इस मुद्दे को वैसे तो वैचारिक तौर पर बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन बिंदास में जब हम आम मुद्दा लेकर आए तो आम आदमी का मुद्दा हो जाता है। और आम आदमी ने भी जब द्रविड़ आर्य संघर्ष को समझ लिया तो ऐसे लोगों का कोई भी षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं हो सकता। चाहे वो पुस्तकें छापे, चाहे वो सीरियल बनाए, चाहे वो बड़ी बड़ी मेगा
ब्लॉकबस्टर बजट की फिल्में लाए, कुछ भी लाए, लेकिन हिंदुस्तानी जब जाग जाएगा तो उसको कभी भी भ्रमित नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तानी अपने फौलादी इरादों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ही उनको जब हराया नहीं जा सकता तो उनको वैचारिक भेद के द्वारा भ्रमित करने का कार्य तमाम षड्यंत्रधारी शक्तियों के द्वारा हुआ है। उसी का एक द्रविड़ आर्य संघर्ष का षड्यंत्र है। आज हमने आपके सामने इस मुद्दे को रखा। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर और भी चर्चा हो, बातें हो, विद्वानों की प्रतिक्रिया जाने और उसके बाद हम आगे बढ़े और इस मुद्दे को पूरी तरीके से समझें। कार्यक्रम के आखिर में मैं दोबारा आह्वान करता हूं कि इस टीवी चैनल को, सीरियल बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस को और भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय को